नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके समक्ष रचना के आधार पर वाक्य भेद का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। प्रत्येक भेद को सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को पहचानने किस प्रकार पहचाना जाता है, उनकी पहचान क्या है। ठीक है, तो अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन और उपवाक्य। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में प्रधान व आश्रित उपवाक्य का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों सभी वाक्य प्रधान उपवाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और एक वाक्य आश्रित होता है। ठीक है, अब ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें उपवाक्य के भेदों के बारे में समझना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर या आश्रित नहीं होता। प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। यानी कि जो प्रधान उपवाक्य जो होता है वो अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करता है। उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं और अपनी ही क्रिया होती है। वो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता। फिर दूसरा भेद है उपवाक्य का आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य जैसे कि आश्रित शब्द से ही समझ में आता है। आश्रित का क्या मतलब होता है? किसी पर डिपेंड रहना। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है, अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य प्राय क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से प्रारंभ होते हैं। जो भी एक वाक्य में, एक मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। आपको पहचान करनी होगी कि उसमें कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो याद रखिए कि उस वाक्य में जो वाक्य कि, यदि, जो या ज से शुरू होने वाले किसी शब्द से शुरू हो रहा है तो वही वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आश्रित उपवाक्य के और 3 भेद कौन से हैं। ठीक है, देखिए आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। पहला वह है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इनको कैसे पहचान, बहुत सरल कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे बहुत आसानी से आप तीनों आश्रित उपवाक्य की पहचान करना सीख जाएंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटिए और उसका भेद भी लिखिए। तो पहले तो आपको आश्रित उपवाक्य छांटना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो उस वाक्य में जो वाक्य की, यदि, अगर, जो, जिस, जैसे यानी ज से शुरू होने वाला जो वाक्य होगा उस वाक्य में, उसके आगे का जो वाक्य है वो पूरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं आश्रित उपवाक्य के तीनों भेदों के बारे में। पहला भेद है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो देखिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे नेहा को विश्वास था कि वह प्रथम आएगी। ठीक है, आश्रित उपवाक्य को पहचानने का बहुत सरल तरीका है क्योंकि इसमें दोनों वाक्य की शब्द से, की योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, संज्ञा उपवाक्य अधिकतर प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ है नेहा को विश्वास था कि वह प्रथम आएगी। अगर इस वाक्य में आपसे कहा जाए कि इसमें आश्रित और प्रधान दोनों छांटिए तो आश्रित वाक्य कौन सा होगा? कि वह प्रथम आएगी, और प्रधान उपवाक्य होगा नेहा को विश्वास था। ठीक है, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य में पहचानना बहुत ही सरल है कि यहाँ पर दोनों प्रधान और आश्रित उपवाक्य की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। यदि संज्ञा और आश्रित उपवाक्य के आरंभ में आ जाते हैं तो इनके साथ की का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए, तुम नहीं आओगे, मैं जानता था। ठीक है, अब यहाँ कॉमा की सहायता से यहाँ पर मतलब की को साइलेंट कर दिया गया है। तुम नहीं मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको की के साथ बनाते तो वाक्य कैसा बनता? मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे।
ठीक है। तो कि तुम नहीं आओगे, तो कि हटा दो तो तुम नहीं आओगे, यहाँ आश्रित उपवाक्य हो गया, और मैं जानता था प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप संज्ञा आश्रित उपवाक्य के शब्दों की, वाक्यों की पहचान करेंगे। ठीक है। आगे देखें, आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, जैसे विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या समझते हैं हम विशेषण शब्द से, जो किसी की विशेषता बताए। तो यहाँ पर संज्ञा, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, उस वाक्य में जो भी संज्ञा या सर्वनाम है और उसकी विशेषता जो बताई जाती है, जो विशेषता बताई जा रही है, वही विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। इसकी पहचान करने का भी बहुत सरल तरीका है। पहले इसकी उदाहरण देख लीजिए। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। प्रधान उपवाक्य में कौन सा या कौन सी लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द, जो वाक्य उत्तर में आता है, वही विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है। कौन सा या कौन सी प्रधान उपवाक्य में प्रश्न लगाकर किया जाए और जो उत्तर में आए, जैसे यही वाक्य है, यह वही लड़का है जो कक्षा में आया था। प्रधान उपवाक्य क्या है, यह वही लड़का है। ठीक। अगर हम कहें यह कौन सा लड़का है, उत्तर में क्या आएगा, जो कक्षा में प्रथम आया था। तो यहाँ विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा जो कक्षा में प्रथम आया था। ठीक है। तो यही आगे बताया गया है कि इस वाक्य में जो कक्षा में प्रथम आया था वाक्य उपवाक्य लड़का का विशेषण होने के कारण विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अगला है आपका, जैसे यह वही फिल्म है जिसे अवार्ड मिला था। अब मैंने आपको कौन सा या कौन सी ये शब्द बताया जो प्रधान उपवाक्य में लगाकर आपको प्रश्न करना है, और जो उत्तर में मिलेगा वो विशेषणाश्रित उपवाक्य हो जाएगा। यह कौन सी फिल्म है, उत्तर में क्या आएगा, जिसे अवार्ड मिला था। तो जिसे अवार्ड मिला था विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है। अगला आपका तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य समझने से पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण होता है वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अगर हम क्रिया विशेषण अव्यय के भेदों में जाएं तो थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा ध्यान दीजिए। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है स्थानवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ये बताया जाता है कि कोई भी कार्य कैसे हो रहा है, तो कैसे से जुड़ा जैसे वैसे। कालवाचक में बताया जाता है कोई भी कार्य कब हो रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ है जब तब। ठीक। स्थानवाचक में बताया जाता है कोई भी कार्य कहाँ हो रहा है, यानी स्थान का बोध कराया जाता है, तो वहाँ होता है जहाँ वहाँ। ठीक। और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसमें क्या होता है, कोई भी कार्य कितनी मात्रा में हो रहा है, तो यानी जितना उतना। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में कौन कौन से शब्द आते हैं इसको ध्यान में दे दीजिए, जो इसके भेदों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पहला जैसे वैसे, दूसरा जब तब, तीसरा जहाँ वहाँ, चौथा जितना उतना। इसके अलावा यदि तो, अगर तो, ये भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये शब्द अगर आपको मिश्र वाक्य में दिख जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अब देखें, आगे देखिए, यहाँ देखिए कि अगर किसी भी मिश्र वाक्य में 2 अलग अलग वाक्य प्रधान और आश्रित उपवाक्य की सहायता से जुड़े हुए हैं तो वो कौन सा आश्रित उपवाक्य होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। और अगर जिस मिश्र वाक्य में जो, जिसे, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये विशेषण, ये शब्द आपको अगर वाक्य में दिख रहे हैं तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक। और यदि और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कब होगा, जब यदि, जिस तरह, जिस जगह, जिधर
और मैंने अभी जो आपको क्रिया विशेषण के भेदों के आधार पर बताया, जैसे वैसे जब तब जहाँ वहाँ जितना उतना, अगर ये शब्द जुड़े हुए हैं तो वो क्या होगा, वो होगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरह से पहचाना जाता है कि आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मिश्र वाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्य है तो की से आगे का वाक्य जो होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा, और विशेषण और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्या होगा कि वहाँ पर यदि अगर ये वाले हैं तो क्या होगा, यदि और अगर से जुड़े हुए जो वाक्य हैं वो आश्रित उपवाक्य होंगे। और इसके अलावा ज से शुरू होने, विशेषण और क्रिया विशेषण में जितने भी शब्द ज से शुरू होने वाले जो वाक्य होगा वो आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होता है, जो अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करता है, अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता। आश्रित उपवाक्य क्या होता है, जो अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर सकता, अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। ठीक, फिर आश्रित उपवाक्य के कौन कौन से उपभेद हैं जो आपको पहचानने के लिए पूछे जाते हैं। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो इन तीनों की पहचान कैसे होगी ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसी के आधार पर कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं, कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला, अब आपको परीक्षा में प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं। पहला आपका प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कोई वाक्य दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि वो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। ठीक है, जो आपने समझ लिया। फिर दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वाक्य दिया जाता है और उसमें एक वाक्य का एक भाग को रेखांकित कर दिया जाता है और पूछा जाता है रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए, यानी प्रधान या आश्रित। ठीक है, और फिर अगर आश्रित है तो आश्रित का भी कौन सा उपभेद है, संज्ञा आश्रित है, विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है। ठीक है, दूसरे प्रकार का प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। और तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है परिवर्तन का, कि मान लीजिए आपको सरल वाक्य कोई दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। ठीक है, यहाँ संयुक्त दिया गया है, उसे सरल में परिवर्तन कीजिए, और अगर संयुक्त में दिया गया उसे मिश्र में बदलिए, या सरल में दिया गया उसे मिश्र में बदलिए। मतलब इन वाक्यों का आपस में परिवर्तन करना भी पूछा जाता है। अगर आपको सब तीनों वाक्य रचना के आधार पर तीनों वाक्यों की पहचान करना, ठीक है, किस तरह से उनकी पहचान होती है, किस तरह से ये वाक्य बनते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो परिवर्तन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आपको अब वाक्य परिवर्तन करने में कई बार आपको कुछ शब्द जोड़ने भी पड़ते हैं और कुछ शब्द हटाने भी पड़ते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि वाक्य का अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए और वाक्य जिस काल में लिखा है उसी काल में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। पहला देखिए, सरल वाक्यों का परिवर्तन संयुक्त वाक्य में बदलिए। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सरल वाक्य दिया हुआ है और उसका संयुक्त वाक्य बदलना है। पहला वाक्य है, आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सरल वाक्य का परिवर्तन संयुक्त वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य दिया हुआ है, आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, आप बुलाएंगे तो वह आ जाएगा। ठीक है, आप बुलाएंगे तो वह आ जाएगा, ये इसका संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक, ऐसे परिवर्तन करना है। दूसरा वाक्य देखें, चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई, ये है सरल वाक्य। इसका संयुक्त क्या बनेगा, लड़की ने चोरी की थी इसलिए पकड़ी गई। तो इसलिए यहाँ पर योजक शब्द जुड़ गया और ये संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक, तीसरा देखें, बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो। ठीक, ये है सरल वाक्य। इसको संयुक्त क्या बनेगा, व्यक्ति बूढ़ा है अतः उसे दवा पिला दो। तो अतः योजक शब्द से इस दो वाक्यों को जोड़ दिया गया और ये संयुक्त वाक्य बन गया। आप गर्म या ठंडा में से क्या लेना पसंद करेंगे। ठीक है, आप गर्म या, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो या आ रहा है, तो ये तो पहले से संयुक्त है। नहीं,
जब दो शब्दों के बीच में कोई योजक शब्द का प्रयोग होता है, या, तथा, एवं, और, तो वो सरल वाक्य में ही गिना जाता है। ये याद रखिए, जब दो वाक्यों के बीच में योजक शब्द आता है, जब वो योजक शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तब वो संयुक्त होता है। दो शब्दों के बीच में आता है तो वो सरल ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप गर्म या ठंडा में से क्या लेना पसंद करेंगे। अब इसका संयुक्त क्या बनेगा, आप गर्म लेना पसंद करेंगे या ठंडा लेना। ठीक है, अब ये संयुक्त बन गया। एक और वाक्य देखें, हेमा का नृत्य देखकर सब लोग प्रसन्न हो गए। अब इसका संयुक्त क्या बनेगा, सब लोगों ने हेमा का नृत्य देखा और प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है सरल से संयुक्त में। ऐसे ही आप कुछ वाक्य देखिए, सरल से मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, देखिए सरल वाक्य दिया गया है, लंबे बालों वाले लड़के को बुलाओ। अब इसका मिश्र क्या बनेगा, उस लड़के को बुलाओ जिसके लंबे बाल हैं। ठीक है, ये बन गया मिश्र। अगर आपसे कहा जाए इस मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है, मैंने बताया था ज से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा, जिसके लंबे बाल हैं। और प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा, उस लड़के को बुलाओ। ठीक है, बहुत आसान है पहचानना, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा वाक्य है, कुछ भलाई का काम करो। इसका मिश्र वाक्य क्या काम करो, मिश्र वाक्य क्या बनेगा, ऐसा काम करो जिसमें कुछ भलाई हो। अब इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, जिसमें कुछ भलाई हो। ठीक है, तीसरा वाक्य देखें, प्याला नीचे गिरते ही टूट गया। ठीक है, यह है सरल। अब इसका मिश्र क्या बनेगा, प्याला जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही टूट गया, या प्याला जैसे ही नीचे गिरा कि टूट गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही नीचे गिरा कि टूट गया, ये पूरा क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, जैसे ही नीचे गिरा, अब प्याला टूट गया, ये प्रधान उपवाक्य है। इसको और इजी वे में आपको समझने के लिए इस तरह से करना ज़्यादा सही रहेगा कि प्याला जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। ठीक है, या तो ये बन जाएगा इसका मिश्र वाक्य। ठीक है, अब इसी प्रकार प्रश्न दिए गए हैं कुछ परिवर्तन वाले, देखें, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। बेसिकली आपको इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आगे लिखा रहता है कि आपको किस में परिवर्तन करना है। पहला देखें, मैं जल्दी से बाहर जाकर ओले देखने लगा। ठीक है, अब इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, मैं जैसे ही बाहर गया ओले देखने लगा। ठीक है, जैसे ही बाहर गया ये हो गया आश्रित उपवाक्य, ओले देखने लगा क्या होगा, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, अब देखें दूसरा, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ठीक है, अब इसको किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। बताइए क्या होगा, सोचिए सोचिए जल्दी से। हाँ जी, देखिए, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ठीक है, नवाब क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य, नवाब साहब ने कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और स्थिति पर गौर किया। ठीक है, अब देख लिए अगला, देखिए, द्विवेदी जी ने जो लेख लिखा उसे महिला मोद में शामिल किया। इसको सरल वाक्य में बदलना है। वाक्य क्या है, द्विवेदी जी ने जो लेख लिखा उसे महिला मोद में शामिल किया। अभी ये कौन सा है, ये मिश्र वाक्य है, इसको सरल में बदलना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया लेख महिला मोद में शामिल किया गया। क्या बनेगा, द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया लेख महिला मोद में शामिल किया गया। ठीक है, अगला देखें, आज सुबह पापा जल्दी उठे और मुझे दवा लाने भेज दिया। सरल वाक्य में बदलना है। ठीक है, अभी कौन सा है, अभी ये संयुक्त वाक्य है और की सहायता से दो वाक्य जुड़े हुए हैं। अब इसको सरल में बदलना है। ठीक है, तो सरल क्या होगा, पापा ने उठते ही मुझे दवा लाने भेज दिया, या पापा ने सुबह उठते ही मुझे दवा लाने भेज दिया। ये बन जाएगा इसका सरल वाक्य। ठीक है, अगला देखें, विदुषी कक्षा में बैठकर अपनी सहेली की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक है, अब इसका संयुक्त बदलना है। संयुक्त में क्या आएगा, विदुषी कक्षा में बैठी
और अपनी सहेली की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक है, अगला देखें, प्रतिस्पर्धा में प्रथम आने वाले छात्र को बुलाओ। ठीक है, इसका मिश्र वाक्य बदलना है, क्या बनेगा जी, उस छात्र को बुलाओ जो प्रतिस्पर्धा में प्रथम आया है। ठीक, अगला है, वह गाड़ी चलाने के साथ साथ मोबाइल पर बात भी करता है। ठीक है, वह गाड़ी चलाने के साथ साथ मोबाइल पर बात भी करता है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, अभी है ये सरल वाक्य में। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, वह गाड़ी चलाता है और साथ ही मोबाइल पर बात भी करता है। ठीक है, वह गाड़ी चलाता है और साथ ही मोबाइल पर बात भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तन करना आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार वाक्य का सरल का संयुक्त में, मिश्र का संयुक्त में, सरल में ये परिवर्तन किस प्रकार किया जाएगा। परिवर्तन जैसा कि मैंने बताया कि परिवर्तन करते हुए आप कुछ शब्दों को जोड़ना भी पड़ेगा और कुछ शब्दों को हटाना भी पड़ेगा, पर आपको ध्यान ये देना है कि वाक्य का अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए और काल परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे की कुछ मैंने वाक्य दिए हैं जिसमें आपको आश्रित उपवाक्य चुनकर उनका नाम लिखना है। ठीक है, वाक्य दिया है, यानी आश्रित उपवाक्य चुनकर नाम लिखने के लिए बात किया गया है। इसका मतलब ये सारे के सारे रचना के आधार पर कौन से भेद होंगे, मिश्र वाक्य होंगे, क्योंकि आश्रित उपवाक्य केवल मिश्र वाक्यों में ही आता है। ठीक है, तो अब क्या है, आपको इनमें से चुनना है आश्रित उपवाक्य। 3 भेद बताए मैंने आश्रित उपवाक्य के, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आप प्रत्येक वाक्य को आपको पढ़ना है और उसमें जो आश्रित उपवाक्य है उसको चुनना है और आश्रित उपवाक्य का वो कौन सा भेद है ये भी बताना है। ठीक, देखिए पहला वाक्य है, जो छात्र स्वस्थ रहता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ आश्रित उपवाक्य कौन सा है, ज से शुरू होने वाला। तो ज से शुरू होने वाला कौन सा है, जो छात्र स्वस्थ रहता है, ये आश्रित उपवाक्य है। अब बताना है ये आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, कौन सा छात्र स्वस्थ रहता है। ठीक है, वह कौन सदैव स्वस्थ रहता है, तो जो छात्र स्वस्थ रहता है। प्रश्न बनेगा कि कौन सदैव प्रसन्न रहता है, उत्तर में मिलेगा जो छात्र स्वस्थ रहता है। तो मैंने बताया था कौन सा और कौन सी किस में प्रश्न किया जाता है, विशेषण आश्रित में। और इसके मैंने आपको कुछ योजक शब्द भी, गिने चुने योजक शब्द हैं विशेषण आश्रित में, उसको रट लीजिए, वो देखते ही पता चल जाएगा आपको कि विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। दूसरा देखें, जब मैं इस शहर में आया था तब इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। मैंने आपको जब तब बताया था, किस में आता है, क्रिया विशेषण में, कालवाचक क्रिया विशेषण में बताया था। उसमें कब प्रश्न का उत्तर मिलता है, जिससे बनता है जब तब। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इस शहर में आया था, ये आश्रित उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। वेरी गुड। चलिए तीसरा देखें, मैंने निश्चय किया है कि मैं समाज सेवक बनूंगा। कि कौन से आश्रित उपवाक्य में आता है, जी बिल्कुल सही, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपने पहचान लिया। तो कि मैं समाज सेवक बनूंगा ये आश्रित उपवाक्य है और भेद है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला देखें, जब वह यहाँ आया मैं सो रहा था। जब वह यहाँ आया ये आश्रित उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब तो आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। जहाँ जहाँ वे गए उनका बहुत सम्मान हुआ। ठीक है, जहाँ कहाँ किस में आएगा, स्थान का बोध कराने वाले वाक्य कौन से होंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ वे गए ये आश्रित उपवाक्य है, यानी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक, अगला देखें, जो लोग बिना सोचे विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं। ठीक है, कौन बाद में पछताते हैं, उत्तर क्या मिलेगा, जो लोग बिना सोचे विचारे काम करते हैं। तो यानी
कौन का उत्तर मिल रहा है और जो भी आ रहा है तो कौन सा आश्रित उपवाक्य होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तुम्हारा विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं। अगला वाक्य देखें, यदि झूठ बोलोगे तो कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, यदि झूठ बोलोगे, यदि झूठ बोलोगे क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। कौन सा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। मैंने बताया था यदि, तो, अगर, तो ये वाले किस में आएंगे? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में। ठीक है, तो इसके साथ ही पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को मिला करके आपका वाक्य जो विषय है व्याकरण का, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, किस प्रकार वाक्य के भेदों की पहचान की जाती है, रचना के आधार पर कितने वाक्य भेद हैं? 2 है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आपके क्लास 10th के सिलेबस में रचना के आधार पर हैं, जिसके 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र की पहचान कैसे की जाती है? ठीक है, उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य के कितने भेद हैं? ठीक है, प्रधान और आश्रित के कितने भेद हैं? ठीक है, ये सारी डिटेल आपने समझ ली है और प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, और फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है जो नहीं समझ में आया तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।